अगर इस ठीक इसी पल आपके मन में ये ख्याल आ जाए कि ये वीडियो बंद कर देना चाहिए, तो ज़रा एक सेकंड रुकिए और खुद से ईमानदारी से पूछिए, ये विचार आया कहाँ से? क्या आपने उसे बुलाया? क्या आपने बैठकर तय किया कि अब ये सोच पैदा करनी है, या वो बिना आपकी अनुमति के अचानक आपके भीतर उभर आया? और अगर वो विचार अपने आप आया, तो फिर सवाल उठता है कि उसका मालिक कौन है, आप या आपका दिमाग? क्योंकि अगर विचार आपके नियंत्रण में नहीं, तो निर्णय आपके नियंत्रण में कैसे हो सकता है? और अगर निर्णय आपके नियंत्रण में नहीं, तो आपकी आज़ादी किस बात की? यही वो सवाल है जो इंसान की सबसे गहरी मान्यता पर चोट करता है, क्योंकि हम बचपन से ये मानते आए हैं कि हम पहले सोचते हैं, फिर फैसला करते हैं, फिर उस फैसले पर काम करते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये पूरा क्रम उल्टा हो? क्या हो अगर फैसला पहले होता है और सोच बाद में सिर्फ उसे सही ठहराने आती है? और अगर ऐसा है, तो आपकी पूरी जिंदगी, आपका करियर, आपका प्यार, आपकी नफरत, आपकी सफलताएं और आपकी असफलताएं, सब एक पहले से लिखी पटकथा के दृश्य भर हों। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पप्पू आवारा और आप देख रहे हैं ज्ञान लोक यात्रा। और आज हम किसी मोटिवेशनल बात, किसी आसान जवाब या किसी धार्मिक तसल्ली की तलाश में नहीं हैं, बल्कि हम उस सवाल के भीतर उतरने वाले हैं जिससे विज्ञान असहज हो जाता है, दर्शन उलझ जाता है और धर्म अक्सर चुप रहना पसंद करता है। क्या इंसान सच में स्वतंत्र है, या वो सिर्फ अपने दिमाग, अपने जीन और अपनी परिस्थितियों की एक जटिल लेकिन नियंत्रित प्रतिक्रिया है? निर्धारणवाद, जिसे डिटर्मिनिज्म कहा जाता है, ये दावा करता है कि ब्रह्मांड में कुछ भी संयोग से नहीं होता। हर घटना के पीछे कोई कारण होता है और हर कारण किसी पिछले कारण से जुड़ा होता है, जैसे समय की एक अनंत जंजीर जहां हर कड़ी अगली को मजबूर करती है। और अगर ये नियम पत्थर, तारे, ग्रह और आकाशगंगाओं पर लागू होता है, तो इंसान इससे बाहर कैसे हो सकता है? क्या सिर्फ इसलिए कि वो सोच सकता है? आपका गुस्सा किसी अपमान से पैदा होता है, आपका डर किसी पुराने अनुभव से, आपकी महत्वाकांक्षा किसी कमी या तुलना से, आपका आत्मविश्वास किसी तारीफ या सफलता से, और ये सब मिलकर आपके व्यक्तित्व को गढ़ता है। और अगर हर भावना, हर चाहत और हर डर किसी न किसी पिछले कारण का परिणाम है, तो आज़ादी सिर्फ एक सुंदर शब्द लगने लगता है, एक ऐसी कहानी जिसे इंसान खुद को विशेष महसूस कराने के लिए गढ़ता है। लेकिन यही कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है, क्योंकि इंसान सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देता, वो अपने ही विचारों को देख सकता है। वो ये नोटिस कर सकता है कि उसके भीतर कौन सा विचार उठ रहा है, और यही आत्मनिरीक्षण उसे बाकी प्रकृति से अलग करता है। सवाल ये नहीं कि विचार कारणों से पैदा होते हैं या नहीं, सवाल ये है कि जब इंसान ये जान लेता है कि विचार पैदा हो रहे हैं, तब क्या वो उनसे पूरी तरह बंधा रहता है, या कुछ हद तक उनसे अलग भी खड़ा हो सकता है? लेकिन फिर एक और डरावना सवाल सामने आता है। अगर ये आत्मनिरीक्षण भी दिमाग की ही एक प्रक्रिया है, अगर ये देखने वाला भी उसी मशीन का हिस्सा है, तो फिर असली मैं कहाँ है? क्या मैं कोई स्वतंत्र सत्ता है, या सिर्फ दिमाग की एक आवाज़ जो फैसले के बाद माइक पकड़कर घोषणा करती है कि ये फैसला मेरा था? और अगर मैं सिर्फ एक कहानी है, तो क्या पूरी मानव सभ्यता, कानून, नैतिकता, न्याय, पुरस्कार और सज़ा सब एक भ्रम पर खड़े हैं? क्योंकि अगर कोई इंसान जो करता है वो उसके नियंत्रण से बाहर की शक्तियों का नतीजा है, तो उसे दोषी कैसे ठहराया जाए? और अगर उसे दोषी न ठहराया जाए, तो समाज कैसे चले? शायद इसी डर की वजह से इंसान निर्धारणवाद से भागता है, क्योंकि आज़ादी का विचार उसे उम्मीद देता है, उसे ये एहसास देता है कि वो सिर्फ परिस्थितियों का शिकार नहीं, बल्कि अपनी कहानी का लेखक है। लेकिन क्या ये लेखक होना सच है, या सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक सहारा? अगर सब कुछ तय है, तो ये वीडियो देखना भी तय था, ये सवाल सुनना भी तय था, और इस सवाल पर बेचैन होना भी तय था। और अगर ऐसा है, तो ये पूरी बहस भी उसी पहले से लिखी कहानी का हिस्सा है। और शायद यही विडंबना इंसान को सबसे ज्यादा परेशान करती है, क्योंकि पत्थर अपने गिरने पर सवाल नहीं करता, नदी अपनी धारा पर शक नहीं करती, तारा अपनी दिशा पर बहस नहीं करता, लेकिन इंसान करता है। वो पूछता है कि मैं क्यों ऐसा हूं, मैं ऐसा क्यों सोचता हूं, और क्या मैं बदल सकता हूं? और शायद यही बेचैनी, यही असंतोष, यही सवाल पूछने की मजबूरी इस पूरी सीरीज की नींव है। क्योंकि जब तक ये सवाल जिंदा है, तब तक इंसान सिर्फ एक मशीन नहीं बन सकता, चाहे जवाब कुछ भी हो। अब तक हमने ये मान लिया है कि सवाल सिर्फ दर्शन का नहीं रहा, बल्कि विज्ञान भी इसमें दखल दे चुका है। और यहीं से इंसान की आज़ादी सबसे ज़्यादा असहज होने लगती है। क्योंकि जब वैज्ञानिकों ने दिमाग को पढ़ना शुरू किया, तब उन्होंने ये नहीं पूछा कि इंसान क्या सोचता है, बल्कि ये पूछा कि इंसान सोचने से पहले क्या होता है। और नतीजे इंसान के अहंकार के लिए बहुत भारी थे।
प्रयोगों में ये देखा गया कि किसी भी साधारण निर्णय से पहले, जैसे हाथ उठाना, बटन दबाना या किसी विकल्प को चुनना, दिमाग में उससे जुड़े संकेत पहले ही सक्रिय हो जाते हैं। यानी निर्णय की तैयारी उस क्षण शुरू हो जाती है जब चेतना अभी ये मान रही होती है कि मैं सोच रहा हूं। और यही वो बिंदु है जहां आज़ादी का विचार हिलने लगता है, क्योंकि अगर दिमाग पहले तय कर चुका है और चेतना बाद में सिर्फ उस निर्णय को महसूस कर रही है, तो फिर मैंने फैसला लिया कहना कितना सच है। लेकिन यहाँ एक और परत खुलती है, क्योंकि इंसान सिर्फ फैसला नहीं लेता, फैसले की कहानी भी बनाता है। वो खुद को ये समझाता है कि उसने ऐसा क्यों किया, और यही आत्मव्याख्या इंसान को ये भ्रम देती है कि वो नियंत्रण में है। दिमाग एक कुशल वकील की तरह काम करता है, जो पहले हुए निर्णय को तर्कों, कारणों और भावनाओं से सजाकर पेश करता है, ताकि आत्मसम्मान बना रहे। क्योंकि अगर इंसान ये मान ले कि वो अपने ही फैसलों का निर्माता नहीं है, तो उसका पूरा आत्मबोध टूट सकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इंसान पूरी तरह एक रोबोट है, क्योंकि रोबोट अपने ही फैसलों पर संदेह नहीं करता, और इंसान करता है। वो अपने गुस्से पर शर्मिंदा होता है, अपने डर को पहचानता है, अपनी आदतों से लड़ता है, और यही संघर्ष इस कहानी को जटिल बनाता है। सवाल ये नहीं कि दिमाग कारणों से चलता है या नहीं, सवाल ये है कि क्या चेतना उन कारणों को देखने की क्षमता रखती है, और अगर रखती है तो क्या वही देखने की क्षमता एक सीमित लेकिन वास्तविक आज़ादी नहीं है। शायद आज़ादी का मतलब बिना कारण के फैसला लेना नहीं, बल्कि कारणों को समझते हुए उनके साथ जीना है। जैसे कोई नदी अपनी धारा नहीं बदल सकती, लेकिन अपने भीतर उठती लहरों को महसूस कर सकती है। इंसान भी शायद अपने जीन, अपने अतीत और अपने वातावरण से पूरी तरह मुक्त नहीं, लेकिन वो उन्हें समझ सकता है, और समझ से पैदा होने वाला छोटा सा अंतर ही उसकी सबसे बड़ी ताकत हो सकता है। लेकिन फिर भी ये सवाल पीछा नहीं छोड़ता। अगर समझ भी दिमाग की ही एक प्रक्रिया है, अगर आत्मनिरीक्षण भी कारणों का ही परिणाम है, तो फिर आखिरी नियंत्रण किसके पास है? शायद यही वो जगह है जहां विज्ञान रुक जाता है, क्योंकि वो प्रक्रियाएं दिखा सकता है लेकिन अर्थ नहीं दे सकता, और इंसान सिर्फ प्रक्रियाओं से नहीं जीता, वो अर्थ से जीता है। इसलिए ये एपिसोड किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता, बल्कि आपको एक ऐसे मोड़ पर छोड़ता है जहां ये साफ हो जाता है कि आज़ादी या तो पूरी तरह नहीं है, या फिर हमारी समझ से बहुत अलग रूप में मौजूद है। अब आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल सामने आता है। मान लीजिए कि आज़ादी सच में एक भ्रम है, मान लीजिए कि हमारे ज़्यादातर फैसले हमारे नियंत्रण से पहले तय हो जाते हैं, मान लीजिए कि हम अपने जीन, अपने अतीत और अपने हालातों के उत्पाद हैं, तो फिर जीने का अर्थ क्या बचता है? क्या इंसान सिर्फ एक चलती मूर्ति मशीन है जो पैदा होती है, प्रतिक्रिया देती है और मर जाती है? या फिर इस सब के बीच में भी कुछ ऐसा है जो जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है? शायद समस्या ये है कि हमने आज़ादी गलत जगह ढूंढी, हमने उसे फैसलों के स्रोत में खोजा, जबकि शायद वो अनुभव में छुपी है। क्योंकि चाहे फैसला तय हो या ना हो, उसका अनुभव असली होता है, दर्द असली होता है, प्रेम असली होता है, पछतावा असली होता है, और इंसान इन्हीं अनुभवों के भीतर अर्थ खोजता है। जैसे एक अभिनेता मंच पर खड़ा होकर जानता है कि नाटक की स्क्रिप्ट पहले से लिखी है, फिर भी उसका अभिनय नकली नहीं होता, उसका रोना असली होता है, उसका डर असली होता है, और दर्शकों के लिए वो अनुभव भी असली होता है। शायद इंसान भी उसी तरह ब्रह्मांड की एक पहले से लिखी कहानी का जागरूक किरदार है। और अगर ऐसा है, तो नैतिकता, जिम्मेदारी और करुणा का अर्थ खत्म नहीं होता, बल्कि और गहरा हो जाता है। क्योंकि अगर हम जानते हैं कि हर इंसान किसी न किसी कारण श्रृंखला का नतीजा है, तो दंड से ज्यादा समझ जरूरी हो जाती है, नफरत से ज्यादा करुणा और घमंड से ज्यादा विनम्रता। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान अपने कर्मों से बच सकता है, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम कर्मों को समझदारी से देखें, बदले की भावना से नहीं। शायद सबसे बड़ा भ्रम ये नहीं कि आज़ादी है या नहीं, बल्कि सच ये है कि अगर आज़ादी नहीं हुई तो सब बेकार हो जाएगा। जबकि सच ये हो सकता है कि अर्थ आज़ादी से नहीं, बल्कि जागरूकता से पैदा होता है। ये जानने से कि हम सीमित हैं, फिर भी महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं और जुड़ सकते हैं। तो सवाल ये नहीं कि हम पहले से लिखी कहानी जी रहे हैं या नहीं, सवाल ये है कि अगर कहानी लिखी भी हो, तो क्या हम उसे पूरी सच्चाई, पूरी संवेदना और पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं? क्योंकि शायद इंसान की सबसे बड़ी विशेषता ये नहीं कि वो लेखक है, बल्कि ये है कि वो किरदार होते हुए भी कहानी को महसूस कर सकता है। और जब तक ये एहसास जिंदा है, तब तक इंसान सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि अर्थ की तलाश में भटका हुआ एक जागरूक प्राणी है।